हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का चौथा भाग। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। जंगल और लोकेशन का नाम सुनते ही वो चौंकते हुए उठ खड़ा हुआ। भीमा, मैंने तुम्हें टीवी बंद करने के लिए कहा तो ऐसे क्यों आंखें फाड़ कर देख रहे हो, जैसे तुमने ही उस लड़की को गोली मारी है। दादाजी ने कहा तो उसका गला सूखने लगा और तुरंत टीवी बंद कर दिया, लेकिन कलेजा धक धक कर रहा था। लेकिन अर्नव ने इस बात को ज्यादा नोटिस नहीं किया और दादाजी को व्हीलचेयर पर बिठाकर गार्डन एरिया में धूप में लेकर चला गया। उनके जाते ही भीमा ने फिर टीवी ऑन किया और न्यूज़ देखने लगा। वो जंगल का जो लोकेशन बता रहा था वो सुनकर तो वो बेहद चौंक गया, क्योंकि उस जगह तो रात में मैं और भाई ही गए थे। मतलब रात में भाई ने इस लड़की को गोली मार दी। गोली इस लड़की को लग गई, पर कैसे? इतनी रात गए जंगल में लड़की क्या कर रही थी, क्यों छुपी हुई थी? नहीं, ये बात भाई को अभी के अभी बतानी होगी। वाकई गोली हमने मारी है, हमारी वजह से उस लड़की की जान गई है तो जाकर चुपके से देखना होगा, वरना पुलिस ने अगर छानबीन की, जांच पड़ताल की तो हमारा नाम अवश्य आ जाएगा। और उसने टीवी को म्यूट किया और तुरंत गार्डन एरिया की तरफ अर्नव को बुलाने आने लगा। लेकिन दादाजी के साथ बैठे देखकर वो वापस पीछे मुड़ गया और उसे फोन लगाया। अर्नव ने एक बार फिर से फोन नहीं उठाया, तब उसने दोबारा फोन लगाया, फिर नहीं उठाया। ये भाई भी ना कभी कुछ जरूरी समझते नहीं है, जरूर टाइम पर कॉल रिसीव करेंगे ही नहीं। तब तक अर्नव ने कॉल पिक कर दिया। क्या हुआ, क्यों कॉल कर रहे हो? मैंने मना किया ना तुम्हें कि जितनी देर में दादाजी के साथ बैठता हूँ, उनके साथ बातें करता हूँ तो फोन म्यूट रहता है, तभी मुझे कॉल मत किया करो। क्यों कॉल किया? क्या अर्जेंट काम आ गया इतना? भाई जल्दी से यहाँ आओ। तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो? नहीं भाई, बस बुला रहा हूँ। तो फिर जो बात करनी है यहाँ आओ। नहीं भाई, आपको आना पड़ेगा। व्हीलचेयर पर बैठे दादाजी भले ही अखबार में नजर गड़ाए थे, लेकिन अर्नव की बातें, उसके हाव भाव वो सब नोटिस कर रहे थे। उन्होंने तुरंत कहा, जा बेटा जा, लगता है किसी ने किसी का बुलावा आ गया। जा फिर एक और अपराध कर ले। वैसे तूने न्यूज़ देखा, कल रात के जंगल में एक लड़की को किसी ने गोली मार दी। कौन हो सकता है? हाँ, शायद कोई होगा मेरे पोते के जैसा ही अपराधी, बेरहम इंसान। अर्नव ने फोन काट दिया और दादाजी की बात सुनकर सिर पकड़ लिया। दादू, आप सारी सच्चाई जानते हुए भी ऐसा कैसे कह सकते, कैसे मुझ पर इल्जाम लगा सकते हैं? और मैं अपराधी नहीं हूँ। जो गलती उसने की, जो धोखा दिया, तो मैंने बस उसके किए की सजा दी उसे, पर हाँ, अपने तरीके से। उसने धोखा दिया तो उसके लिए कानून क्यों है बेटा? मैं कानून की बात नहीं, अपना कानून चलाता हूँ, अपना कानून मानता हूँ। तो फिर तुम अपराधी ही हुए ना? अर्नव चुप हो गया। जानता हूँ मेरी बात सुनकर गुस्सा आ रहा होगा, तो कर लो, बोल दो। मन में जो भी है दबाकर मत रखो। तुम्हारी नज़र में भले ही तूने सही किया, लेकिन बाकियों की नज़र में अपराध है, और मेरी नज़र में भी। अर्नव कुछ नहीं बोला। ठीक है, जाओ, अभी भीमा फोन कर रहा है, बात करो और जल्दी आओ, यहाँ बैठो पास में, तुमसे कुछ बातें करनी है। अर्नव चौंक गया। दादू, आपको कैसे पता कि भीमा का कॉल आ रहा है? पहली बात, तुम्हारा दादू, अपने जीवन के 80 वसंत देख चुका हूँ। जीवन के हर रंग, हर उतार चढ़ाव, हर सुख दुख को बेहद करीब से देखा है, जिया है। तो मुझे नहीं पता होगा क्या? मुझे जीवन का जरा भी तजुर्बा नहीं? क्या मुझे ये नहीं पता कि तुम जब मेरे साथ होते हो तो तुम्हारा फोन म्यूट रहता है? उस टाइम पर तुम्हें किसी का कॉल रिसीव नहीं करते, अगर कर लिया तो वो भीमा का है। जाओ देखो वो क्यों कॉल कर रहा है। जब वो टीवी देखते समय उठकर खड़ा हुआ, तभी मुझे लगा कोई न कोई बात जरूर है। दादाजी की बात सुनकर अर्नव चौंक गया। वो मोबाइल पॉकेट में रखते हुए हॉल में आ गया। क्यों, क्या हुआ? क्यों कॉल कर रहे थे? भाई, न्यूज़ देखी आपने? क्यों? अब ऐसी न्यूज़ तो रोज ही आती है, मर्डर, खून खराबा, तो इससे देखना क्या? वो देखकर क्यों दिमाग खराब करे? क्योंकि बात ही दिमाग खराब करने वाली है, तो फिर तो देखो फिर। क्या देखूं? आप भी देखो। कल रात जंगल में एक लड़की का मर्डर हो गया, तो हम क्या करें? उसे हम बचाने जाए? अरे ब्रो, गौर से देखो, जो लोकेशन बता रहा है, जो जंगल बता रहा है, वहीं हम भी गए थे जहाँ गोली चली है, लड़की गिरी है, उधर ही हमने गोली चलाई थी। अब अर्नव को ध्यान आया। उसने दिमाग पर बल देते हुए कहा, बात तो तुम्हारी सही है, हमने तो उस जग्गू पर चलाई, फिर इस लड़की को कैसे लग गई? क्या उसके साथ लड़की भी थी? वो सब मुझे नहीं पता, पर लड़की को गोली लग गई। मैंने आपसे कहा भी था कि वो बाइक पर था, हमने किसी और को तो गोली नहीं मार दी। तब आपने क्या कहा, इतनी रात गए, कोई क्यों आएगा? भाई, ये हमने क्या कर दिया? किसी मासूम को मार दिया भाई।
तो क्या करें, हम एक बदमाश को मारने में 2 4 10 मासूम की भेंट चढ़ती ही है। अब वो मर गई तो हम क्या कर सकते? जीवित रहती तो इलाज करवा देता। भाई आप तो ऐसे निर्दयी कैसे हो सकते हो? आप सोचो, ये बात मीडिया में आ गई है, पुलिस भी गई होगी। अगर तहकीकात हुई, छानबीन हुई तो बात आप तक आ सकती है। अरे तुम बेवजह टेंशन मत लो, नहीं आएगी। भाई मुझे डर लग रहा है। ठीक है फिर जान दे दो अपना। क्यों? अरे मेरे साथ रहते हुए भी तुझे डर लग रहा है, फिर मैं ही तुझे गोली मार देता हूँ। मर जा तू, जिंदा रहकर क्या करेगा? अरे नहीं भाई, मुझे पुलिस से नहीं बल्कि इस बात से डर लग रहा है, या कहे तो अफसोस हो रहा है कि हमने एक मासूम की जान ले ली। पता नहीं वो लड़की अकेले जंगल में क्यों आई होगी, क्या परेशानी होगी। हमारी वजह से उसने अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। ज्यादा इमोशनल होने और सोचने की जरूरत नहीं है। उसकी मौत उसी तरह लिखी थी तो हो गई, और क्या कर सकते हैं। पर भाई बात हमारे साख की है, आपके साख पर आएगी। अगर दादाजी को पता चल गया तो फिर क्या होगा? अर्नब इस बार चुप रह गया तो भीमा ने फिर कहा, क्या मैं जाकर एक बार देखूं? कोई जरूरत नहीं है उसकी। फिर अर्नब ने कुछ सोचा और कहा, हाँ तुम जाओ और चुपचाप उस लड़की का दाह संस्कार करवा दो। ये बात मीडिया में और ज्यादा फैले उससे पहले ही उसको स्टॉप करवाता हूँ। उसके आगे मीडिया में नहीं आनी चाहिए। और हाँ, अगर बॉडी पुलिस के हाथ लग गई होगी तो चुपचाप मेरा नाम लेना। अगर बात न माने तो तुम मुझे मैसेज करो, कॉल मत करना। जी जी ब्रो। अब निकलेगा ही, यहीं जी करता रह जाएगा। वो तुरंत बाइक पर बैठकर निकला, पर वहां जाने से पहले अपना पूरा हुलिया बदल लिया ताकि पता न चले कि दिल्ली का मशहूर बिजनेसमैन अर्नब सिंघानिया का पीए है। वहां जाकर पता चला कि लड़की के पास के सदर अस्पताल में ले जाया गया है। वो बाइक उठाकर सीधा पास के सदर अस्पताल में गया। वहां सीधे डॉक्टर के केबिन में जाकर उसकी टेबल पर दोनों हाथ रखकर थोड़ा झुककर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जिस लड़की को तुम लोग उठाकर लाए हो उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजने की या कुछ भी करने की जरूरत नहीं। या तो वो बॉडी हमें दे दो, नहीं तो मेरी आंखों के सामने तुरंत उसका दाह संस्कार करवा दो। हाँ, ये बातें यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए। इधर अनूप बेटे बेटे मोबाइल से ही सारी मीडिया कंपनी को कॉल कर न्यूज को स्टॉप करवा दिया। वहीं डॉक्टर भीमा की हरकत से हक्का बक्का था। अरे ऐसे क्यों देख रहा है? जिस लड़की को गोली लगी इसी अस्पताल में है, तो जल्दी से उसकी बॉडी हमें दे दो, नहीं तो जो कहा कर दो। जिस लड़की को गोली लगी वो इसी अस्पताल में है। उसकी बात पूरी होने से पहले ही डॉक्टर, अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? लड़की को मैं आपको क्यों दे दूं? आप कौन है? उस पेशेंट का क्या रिश्ता है? पहले ये प्रूफ दिखाइए। और तो ये क्या बोल रहे हैं? उसका दाह संस्कार कर दो, दिमाग ठिकाने तो है आपका? अरे वो जिंदा है, सांस चल रही है। हाँ, उसे गोली बस हल्की सी छू कर गई है, लगी नहीं। शायद वो बैठी थी और गोली की आवाज सुनकर खुद को बचाने की कोशिश में उसका बैलेंस बिगड़ गया होगा, या नहीं तो भागने को हुई होगी। तभी उसका पैर फिसला और नीचे खाई में गिर गई होगी, और ऊंचाई से गिरने की वजह से उसे काफी चोटें आई हैं, पर उसकी सांस चल रही है। चोट सिर्फ ऊपरी नहीं, इंटरनल इंजरी हुई है गिरने की वजह से। फिलहाल वो होश में नहीं है। कब होश आएगा हम नहीं कह सकते। हमें तो लगता है उसे किसी बड़े अस्पताल में एडमिट करने की जरूरत है इमीडिएटली। इतना सुनना था कि भीमा चौंक गया। तुरंत अर्णव को मैसेज किया, ब्रो वो लड़की जिंदा है, उसे गोली बस हल्की सी छू कर गई है, और इतने ऊपर गिरने की वजह से काफी इंटरनल चोटें आई है और इंटरनल ब्लीडिंग हुई है, ऐसा डॉक्टर बता रहे हैं। मैसेज कर। वो अस्पताल में ही बेहद बेचैनी से इधर घूमने लगा, अपने सिर पर बालों पर हाथ फेरने लगा। भाई प्लीज जल्दी से मैसेज देखो और तुरंत रिप्लाई करो। इधर दादाजी के पास बैठे अर्णव के मोबाइल पर जैसे ही मैसेज आया, मैसेज देखा तो उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बदला। ये देखकर दादाजी ने कहा, कोई इम्पोर्टेंट मैसेज है? बात करना जरूरी है तो कर लो। अब अर्णव साइड में गया, भीमा को तुरंत कॉल करके कहा, अगर वो बच गई, गोली नहीं लगी तो जाने दो, डॉक्टर को लुकआउट है। क्या करना है? क्या ट्रीटमेंट हमारा? नहीं तो तुम जाओ, टेंशन मत लो। ना तो मीडिया में खबर आएगी, ना ही पुलिस कोई छानबीन करेगी। सब व्यवस्था हो गया तो बात दादाजी तक नहीं पहुंचेगी। भाई आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? अरे वो हमारी वजह से गिरी है। हमारी वजह से क्या, आपकी वजह से बेचारी की जान जाते जाते बच गई है। हाँ तो क्या करना चाहता है तू? मैं उसका इलाज कराऊं? हाँ भाई, और करना चाहता नहीं हूँ, कह रहा हूँ उसे अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवा दीजिए, ट्रीटमेंट शुरू करवा दीजिए। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बेचारी बच जाएगी। जिसकी फैमिली होगी, बहू बेटी होगी, वो कितना इंतजार कर रहे होंगे इसका। अरे आप अपनी गलती नहीं मान रहे, ये नहीं मान रहे कि आपसे कोई अपराध हुआ है, तो भी इंसानियत के नाते ही करवा दीजिए, लेकिन प्लीज इसकी जान बचा लीजिए। मुंह बंद रख अपना, बहुत ज्यादा बोल रहा है।
एक बार सोचिएगा भाई, गलत नहीं बोल रहा हूँ, अपने जैसे ही सबकी फैमिली होती है। ये सुनते ही अर्नव की आंखें बंद हो गई। तुरंत अगले ही पल का डॉक्टर को कहो वहाँ से उसे सिटी हॉस्पिटल रेफर करने के लिए। ओके भाई, डॉक्टर से बात कर मैं यहाँ से निकाल कर सिटी हॉस्पिटल में एडमिट करता हूँ, जल्दी आइए। अर्नव कुछ देर सोचा, फिर कहा डॉक्टर को मेरा नाम कहो, जितनी जल्दी हो सके एम्बुलेंस से उसे सिटी हॉस्पिटल में रेफर करो। जी भाई, अभी बोलता हूँ। और तुरंत डॉक्टर के पास जाकर सारी बातें बताई और अर्नव के कहने पर डॉक्टर ने तुरंत उसे रेफर किया। अदिति को जल्द से जल्द सिटी हॉस्पिटल में एडमिट किया। डॉक्टर ने देखा तो तुरंत उसके गार्जियन को बुलाया, कहा तुरंत ऑपरेशन करने की ज़रूरत है। उसका गार्जियन तो कोई था नहीं। तब भीमा ने तुरंत अर्नव का नाम लिया, उसे उसका गार्जियन बता दिया। अर्नव का नाम सुनते ही डॉक्टर की टीम लेकर उसे तुरंत ऑपरेशन थिएटर के अंदर गए। इधर भीमा ने अर्नव को फोन कर सब बता दिया और तुरंत अस्पताल आने के लिए कहा। वो हॉस्पिटल नहीं जाना चाह रहा था, साफ इनकार कर दिया और पता नहीं क्या सोचा कि इनकार करने के बावजूद वो तुरंत अस्पताल पहुंच गया। अंदर अदिति जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही थी। बाहर अर्नव एज ए गार्जियन सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर बेसब्री से डॉक्टर के बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था। भीमा के कहने पर भी उसने इनकार कर दिया था, पर बावजूद उसका मन बदला। वो हॉस्पिटल आया तो बस एक फॉर्मेलिटी पूरी करने, ताकि मन में कोई गिल्टी ना रहे कि उसने कोई कोशिश नहीं की उसकी जान बचाने की, बस इसीलिए। नहीं तो वो लड़की मरे या जिंदा रहे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर सबके बावजूद भी न जाने क्यों चेहरे पर एक परेशानी की लकीरें उभर आई थी और बार बार ऑपरेशन थिएटर की तरफ उठ रही नजरें उसकी चहलकदमी बता रही थी कि मन में कहीं न कहीं बेचैनी उसे भी हो रही है, बस दिखा नहीं रहा था। भाई, टेंशन क्यों ले रहे हो, ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा उसे, भीमा ने पीछे से आकर कहा। तो उसने एक पल के लिए घुरकर देखा और हाँ में हाँ सिर हिला दिया। कुछ घंटे के ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन थिएटर से सफेद लिबास में डॉक्टर हाथ में ग्लव और मास्क उतारते हुए बाहर निकला और पूछा, इस पेशेंट के गार्जियन कौन है और साथ में कौन आया था? मैं आया था सर, भीमा ने आगे आकर कहा। तब तक पीछे से अर्नव ने कहा, मैं उसका गार्जियन हूँ, अब कैसी है वो? न चाहते हुए भी उसके मुंह से अचानक निकल गया। डॉक्टर ने उसे ऊपर से नीचे तक घुरकर देखा और कहा, मेरे केबिन पे आइए। अर्नव डॉक्टर के पीछे उसके केबिन में गया। डॉक्टर अपनी चेयर पर बैठा और तभी अर्नव ने पूछा, डॉक्टर आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं, जैसे कि मुझे पहचानते नहीं है? पहले काम की बात है, उस लड़की को काफी गहरी चोटें आई है, इंटरनल चोटें भी आई है। ऊंचाई से गिरने की वजह से पत्थर के टुकड़े चुभे हुए थे। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा पर घाव भरने में थोड़ा समय लगेगा। ओके डॉक्टर, लेकिन लेकिन क्या डॉक्टर? एक बुरी खबर है। क्या? क्षण भर में अर्नव के मन में अनेकों बुरे ख्याल आ गए। क्या हुआ सर, क्या बुरी खबर है? उसके साथ किसी तरह असुल्ट हुआ है? अर्नव बेहद घबराहट के साथ जल्दी जल्दी पूछ रहा था। एक मिनट, पहले मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। ओह सॉरी डॉक्टर, बुरी खबर यह है कि उन्होंने अपनी दोनों आंखों को खो दिया है। सुनना अर्नव हक्का बक्का रह गया, कदम लड़खड़ा गई। क्या क्या कहा अपने? डॉक्टर डॉक्टर चेयर छोड़कर खड़ा हुआ, टेबल पर झुककर जोर से हाथ मारते हुए कहा, उस पेशेंट ने अपनी दोनों आंखों को खो दी है और ये हुआ है सिर्फ आपकी वजह से। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, आप ये कैसे कह सकते हैं कि मेरी वजह से उसकी ये हालत हुई है? तो किसकी वजह से हुई है? आप उन इंसान में से तो नहीं जो इतनी दरिया दिली दिखाकर किसी मरते हुए इंसान को अस्पताल लेकर आएंगे और उसका ट्रीटमेंट कराएंगे? मतलब भलाई का जमाना नहीं है। अरे मैं उसका ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ, मतलब मैं ही अपराधी हूँ, मेरी वजह से उसकी हालत हुई है, उसने अपनी आंखों खो दी। हाँ वाकई, ये आप कैसे कह सकते हैं? इतना बड़ा इल्जाम लगाने का परिणाम जानते हैं आप क्या होगा? और शायद आप भूल गए कि मैं कौन हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं भूला हूँ, आपकी रग-रग से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ। दूसरी बात यह कि आपकी चाल-ढाल, चेहरे का एक्सप्रेशन, ये ऊपर-नीचे होती साँसें, ये साबित करती है कि उसे इस हालत में पहुँचाने वाले आप ही हैं। वैसे भी जिस पर आपकी परछाई पड़ जाए वो सही सलामत कहाँ रहता है? अभी-अभी आप बाहर पूछ रहे थे कि मैं आपको क्यों घूर रहा था। क्या मैंने आपको पहचाना नहीं? तो आपको कौन नहीं पहचानता? पहचानता हूँ। हाँ, हो सकता है आपकी जो करनी, जो हरकतें, उसके शायद बहुत लोग वाकिफ़ नहीं होंगे। एक बेहद काइंड हार्टेड बिजनेस टाइकून आदित्य रॉय सिंघानिया के इकलौते बिगड़े हुए पोते अर्नव सिंघानिया।
जिससे ना तो अपनी फैमिली संभली, ना अपने माँ-बाप, ना ही उसकी प्रॉपर्टी, और अब दादा की जो इज़्ज़त है वो भी नहीं सँभाली जा रही है। उनका नाम मिट्टी में मिलाने को तैयार है। हमने सालों पहले ही कहा था आपके दादा को पूत कपूत है, धन संचय मत कीजिए, पर उन्होंने नहीं सुना। आज परिणाम देखो। डॉक्टर बिना रुके जो मन में आया कह दिया। डॉक्टर कहीं और की बात कहीं और ले जाने की ज़रूरत नहीं। पे कैसा हो मुझे अपने बारे में बखूबी पता है, तो ज़्यादा ज्ञान बाँटने की ज़रूरत नहीं। फिलहाल सीधे-सीधे उस लड़की के बारे में बताओ। तो सुनो, आपने क्यों उसकी ये हालत कर दी? आपकी क्यों गोली मार दी उस मासूम लड़की को? उसने क्या बिगाड़ा था आपका? हमने कई बार चेकअप किया, वो लड़की बेहद स्वस्थ थी, ना फिजिकल ना मेंटली किसी तरह से बीमार नहीं थी, ना ही कोई असॉल्ट हुआ था, पर हो सकता है शायद वो रास्ता भटक गई हो और कहीं किसी से छुप कर भागी हो, डर कर भागी हो। तो हमने आस-पास के एरिया में पता भी करवाया, वो लड़की इधर की नहीं, इसका मतलब वो कहीं दूसरे शहर से आई थी, जहाँ से आई थी उसे रास्ता पता नहीं होगा। तो छुप कर, पर आपको कैसे पता चला कि वो लड़की जंगल में छुपी है? वो लगती क्या आपकी है? आपने उसे गोली क्यों मार दी? अर्नव ने भी उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ये सब आपको पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ट्रीटमेंट कीजिए, आप डॉक्टर हैं, पुलिस वाले नहीं। देखिए उसका ट्रीटमेंट तो चल रहा है, वो बच भी जाएगी, पर आप नहीं बचेंगे, मैं आपको नहीं बचने दूंगा। मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगा, एक मजबूत मुकदमा दायर करूंगा, और सिर्फ मैं ही नहीं, और भी डॉक्टर गवाह बनेंगे। मैं उस बच्ची को न्याय दिलाकर रहूंगा, चाहे जो भी वकील हायर करना पड़े, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक क्यों ना जाना पड़े, मैं जाऊंगा। पर आप जैसे बिगड़े हुए गैर जिम्मेदार इंसान को सजा मिलनी चाहिए। मेरी एक मासूम बच्ची की जान तुमने ले ली, बाकी का नहीं लेने दूंगा, ना ही इस बार किसी भी सूरत में बचने दूंगा। अर्नव ने तुरंत आगे बढ़कर डॉक्टर का कॉलर पकड़ लिया। संभल कर मिस्टर अर्नव सिंघानिया, ऊपर वाला देख रहा है, आंखें फाड़कर देखने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तुम्हें मुझसे बचाने वाला भी नहीं, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन देख रहा है कौन नहीं। मुझे किसी का डर नहीं, ना ऊपर वाले से, ना तुम जैसे नीचे वालों से। लेकिन उस ऊपर वाले से तो फर्क अवश्य पड़ेगा, आखिर प्रूफ जो दे रहे हो। डॉक्टर ने केबिन में लगे कैमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा। अर्नव ने तुरंत अपने पैर से सूज निकाला और कैमरा तोड़ दिया। देखो, अब तुम्हारा कोई भी ऊपर वाला, नीचे वाला, बीच वाला कोई भी नहीं देख रहा है। फिर उसके बेहद करीब जाकर ज़बान संभाल कर बात करना डॉक्टर। कहीं और का गुस्सा यहाँ दिखाने की ज़रूरत नहीं। और रही बात इस लड़की की, तो उससे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। उससे क्या, किसी भी लड़की से, किसी भी इंसान से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन आज जिसने मुझे धोखा दिया, उससे तो बहुत ज़्यादा दुश्मनी है। जब तक मैं उसका बुरा हश्र ना कर दूँ, चुप नहीं बैठूंगा। और एक बात, मैंने जानबूझकर उस लड़की पर गोली नहीं चलाई, धोखे से लग गई। तो तुम जो मुझसे बात कर रहे हो ना, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अभी इसी केबिन में तेरा काम तमाम कर दूंगा। फिर किस कोर्ट में जाओगे? वो बेहद गुस्से में था, उसकी आंखें आग उगल रही थी। डॉक्टर का गला सूखने लगा। अरे अरे, टेंशन क्यों ले रहे हैं? फिलहाल तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि तुम्हारा जिंदा रहना बहुत जरूरी है। और हाँ, ये बात पुलिस तक तो क्या, इस केबिन के बाहर तक भी नहीं जानी चाहिए। और उस लड़की का अच्छे से ट्रीटमेंट भी होना चाहिए। डॉक्टर खन्ना, टेंशन मत लो, जो भी तुम्हारा चार्ज होगा वो सबका डबल पेमेंट करूंगा, पर उसकी जान बचनी चाहिए, उसे कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं। रही बात उसकी आंखों की, तो आज से नहीं बल्कि अभी से डोनर ढूंढना शुरू कर दो, तुम भी और मैं भी, बोलकर वो केबिन से बाहर निकल गया। बाहर निकलने लगा, लेकिन एक बार फिर मुड़ा और कहा, मैं आदित्य रॉय सिंघानिया का पोता अर्नव सिंघानिया हूँ। कितना भी बिगड़ क्यों नहीं जाऊँ, लेकिन गैर जिम्मेदार नहीं हूँ। अपनी प्रॉपर्टी, फैमिली की मान मर्यादा सबके साथ इस लड़की को भी संभालूंगा, बस तुम इसे ठीक कर दो। गुस्से में अर्नव को जो जी में आया वो सब बोल कर दिया। डॉक्टर चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था, पर आखिरी लाइन मन को अंदर तक झकझोर दिया। उसने तुरंत कहा, लेकिन मेरी बेटी को तो संभाल नहीं पाए तुम? डॉक्टर का ये कहना मानो अर्नव के दुखती रग पर हाथ रखना था। वो झट से मुड़कर देखा, उसकी आंखों में खून उतर चुका था। गुस्से में मुठ्ठियां भींचने के साथ गर्दन की सारी नसें उभर आई थी, पर खुद पर संयम रखते हुए कहा, डॉक्टर, मैंने जो कहा उस पर अमल करो, अभी से ही कोई डोनर ढूंढना शुरू कर दो। वो झटके में केबिन से बाहर निकल गया। डॉक्टर अपना कॉलर ठीक करते हुए कहा, सन की साला, सच में खानदान में एक कपूत पैदा हो जाए तो वंश का समूल नाश होना तय है। आज तक सब कहते आए हैं कि बेटी अलच्छी पैदा होती है, जिसकी वजह से भ्रंश नहीं होता, लेकिन नहीं, ये गलत है। बेटे भी अलच्छ पैदा होते हैं, उसके पैर भी अशुभ होते हैं, कोई भ्रंश नहीं होने देता। इसका जीता जागता उदाहरण है
ये अर्नव सिंघानिया जो पैदा होते ही कुछ सालों में माँ बाप को खा गया। मेरी बेटी इसके जीवन में आई तो वो भी अपने जीवन से हाथ धो बैठी। दादा का इतना बनाया प्रॉपर्टी था, उसने भी कितना गवा दिया। अब उसकी वजह से ये लड़की भी अपनी जान से हाथ धोते धोते बस तो गई, पर उसकी अपनी आंखें खो बैठी। मनहूस इंसान है ये, इसकी परछाई भी किसी पर नहीं पड़नी चाहिए। और ये घर नहीं जंगल में रहना डिजर्व करता है। गुस्से में डॉक्टर बोला। अब उसे अदिति की बहुत फिक्र हो रही थी। नहीं, इस बच्ची को बेहतरीन तरीके से ट्रीटमेंट करूंगा, जरूरत पड़ने पर बाहर के डॉक्टर को भी बुलाऊंगा, मन में बोलकर वह अपने केबिन में चला गया। इधर अर्नव केबिन से बाहर निकला तो उसका चेहरा देख भीमा भागकर एक गिलास पानी लेकर उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, क्या हुआ? उस लड़की को ठीक तो है ना? मेरा मतलब खतरे से बाहर तो है ना? क्या कहा डॉक्टर ने? और आपको अकेले में क्यों बुलाया था? बताता हूँ, उसे बहुत चोटें आई हैं, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, परंतु एक बुरी खबर है। क्या? उस लड़की ने अपनी दोनों आंखों को खो दिया क्या? ये क्या कह रहे हो भाई? क्या होगा अब उस लड़की का? बिना आंखों के कैसे जिएगी, कैसे रहेगी? कुछ पता चला उसके आगे पीछे कोई है? कहाँ की रहने वाली है? कहाँ से आई है? नहीं, फिलहाल कुछ पता नहीं चला, किसी ने कोई खबर नहीं दी। शायद घर से भागी थी और गलत रास्ता पकड़ लिया था, ऐसा डॉक्टर अनुमान लगा रहे हैं, पर सच्चाई क्या है ये तो वो लड़की होश में आएगी तभी पता चलेगा। फिलहाल तो वो होश में नहीं है। लेकिन भाई बिना आंखों के वो लड़की अपना जीवन कैसे जिएगी? कितना मुश्किल हो जाएगा। इतना घबराने की और चिंता करने की जरूरत नहीं, ऑपरेशन से आंख लग सकती है। मैंने डोनर ढूंढना शुरू कर दिया, जल्द से जल्द कोई डोनर मिल जाएगा। अगर नहीं मिला तो उससे पहले ही लड़की होश में आ गई या उसके परिवार वालों से कोई आ गया ढूंढते हुए, वही लड़की पूछेगी तो फिर क्या होगा? क्या जवाब देंगे डॉक्टर? तब का तब देखेंगे, तुम्हें अभी इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं। इतना कहकर अर्नव चुप हो गया तो आगे भीमा ने कुछ सवाल नहीं किया। फिर कहा, दादू को बताएंगे? फिलहाल जरूरी नहीं उनको बताना, वैसे उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। तुम जाओ, दादू का ध्यान रखना। गोवा में जो कंस्ट्रक्शन का काम है उसकी अपडेट देते रहना। मैं यहीं रुक रहा हूँ, मेरा फोन बंद रहेगा, अब सीधा रात को ही ऑन करूंगा। मुझे थोड़ी देर शांति चाहिए, सुकून चाहिए। ठीक है ब्रो, तब तक आप कहाँ रुकेंगे? घर जाएंगे? नहीं, मैं देखता हूँ, तुम अपने काम पर जाओ। अर्नव एक बार फिर डॉक्टर के पास केबिन में जाने लगा, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उन्हें रोक दिया। सर अपनी ड्यूटी पर है और बिना अपॉइंटमेंट के आप नहीं मिल सकते। ओके, देखिए ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। उस लड़की को होश आए तो मुझे बता दीजिएगा या कॉल कर दीजिएगा। और हाँ, अगर कोई भी ज़रूरत हो तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। फिलहाल मैं जा रहा हूँ। जी सर, अगर डॉक्टर का पर्सनल नंबर है तो मुझे दे दीजिए, अगर मुझे ज़रूरत होगी तो उनसे बात करूँगा। सर ये हॉस्पिटल का नंबर तो आपके पास है ना? हम उनका पर्सनल नंबर नहीं दे सकते हैं। आप जानती हैं मैं कौन हूँ? तभी बगल में बैठे एक आदमी ने कान में धीरे से कुछ कहा और उस रिसेप्शनिस्ट ने उसे ऊपर से नीचे तक गौर फिर तुरंत सॉरी बोलते हुए उस डॉक्टर का पर्सनल नंबर दे दिया। तो वो तुरंत हॉस्पिटल से निकल वहीं पे कुछ दूरी पर बने अपने होटल रॉयल पैलेस के एक कमरे में चला गया। वो आया तो वो यहाँ सबसे दूर हटकर सुकून और चैन की सांस लेने, लेकिन ये जीवन में कहाँ है। उसे यहाँ अकेले में बेचैनी और ज्यादा छा गई। बहुत सारी बातों को दिमाग से निकालना चाह रहा था, पर ये बातें दिमाग से नहीं निकल रही थी। सारी बातें याद आ रही थी। तुम कुछ नहीं संभाल सकता, तुम्हारे साथ किसी का भला नहीं हो सकता। पहले अपने माँ बाप को खो दिए, फिर मेरी बेटी को, अब अपने दादा की प्रॉपर्टी, उसके साथ उनकी इज्जत के साथ मान प्रतिष्ठा सब दांव पर लगे हैं। और अब इस लड़की की जिंदगी। लोग गलत कहते हैं कि लड़की ही सिर्फ मनहूस होती है, अलच्छी होती है। ऐसा बेटी भी पैदा हो तो समूल नाश कर देते हैं। डॉक्टर की कही एक एक बातें उसके सर पर हथौड़े की भांति चोट कर रही थी। वो बेचैनी से कमरे में घूम रहा था। काफी कोशिश करने के बाद जब चैन नहीं मिला, फिर अपना आखिरी सहारा ड्रिंक ही नजर आने लगा। वेटर को कॉल कर ड्रिंक मंगा लिया, उसे भी नहीं पता वो कितना पिया होगा। अगली सुबह खिड़की से आ रही धूप की रोशनी जब आंखों पर पड़ी तब उसकी नींद खुली। वो आंख मलते हुए उठा। सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। कुछ देर समझ नहीं पाया कहाँ आया, क्यों आया। वो दिमाग पर जोर डाला, सारी बातें याद आ गई तो झटके में उठ खड़ा हुआ और बाहर देखा। ये धूप की चमक देखकर तो लग रहा है काफी देर हो गई है। और तो मेरा मोबाइल भी ऑफ है। भीमा के साथ दादाजी हो सकता है, डॉक्टर का भी कॉल आया होगा। मन ही मन बोलते हुए उसने तुरंत फोन ऑन किया तो मैसेज और मिस कॉल की बाढ़ सी आ गई। वो मैसेज देखने लगा तभी भीमा का कॉल आया। सर काम अच्छा चल रहा है, वहाँ सब अपने कब्जे में हो गए। जग्गू ने इंडिया छोड़ दिया है। कोई बात नहीं, बहुत जल्दी वो दुनिया भी छोड़ देगा। फिर आप भी ये दुनिया छोड़ देंगे?
जबान संभाल कर बात करना भीमा, मैं भला क्यों दुनिया छोड़ूँगा? अरे नहीं भाई, आप गलत समझ रहे हैं, मैं बोल रहा था कि अपराध वाली दुनिया छोड़ देंगे। फिलहाल नहीं, मुझे उस डॉक्टर को सबक सिखाना है। बहुत भला-बुरा कहा उसने मुझे, उसे तो यूँ ही नहीं जाने दूँगा। अर्नव ने मन में कहा और फ़ोन काट दिया। वो डॉक्टर का नंबर डायल करने लगा, तभी एक और कॉल आया जो हॉस्पिटल से ही था। हेलो सर, पेशेंट को होश आ गया, आप जल्दी आ जाइए। वो तुरंत फ्रेश होकर हॉस्पिटल गया। डॉक्टर, क्या मैं अंदर जाकर पेशेंट को देख सकता हूँ, मिल सकता हूँ? नहीं। पर क्यों, मैं उसका गार्जियन हूँ। हाँ, लेकिन ये सिर्फ होश में है, कुछ बोल नहीं पा रही, उसे ऐसा नहीं है, दर्द है पूरे बदन में, इसीलिए मैंने फिर पेन किलर और नींद की दवाई देकर फिर से सुला दिया है। सुनकर अर्नव वहीं खड़ा रह गया। वैसे आप जाकर मिल सकते हैं, मतलब देख सकते हैं। अर्नव तुरंत उस वार्ड में गया जहाँ अदिति को रखा गया था, तो देखा उसके बदन पर जगह जगह घाव थे, पट्टी बंधी थी, चेहरे के साथ आंखों पर भी पट्टी देखकर न जाने कि उसका कलेजा फट गया, आंखों से आंसू बह निकले, शायद उसका दर्द महसूस कर रहा था। उसके चेहरे के साथ आंखों पर भी उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो बिना एक पल रुके वहां से बाहर निकल गया, सीधा डॉक्टर के केबिन में गया। डॉक्टर ने जब उसे देखा तो उसकी कई सारी बातें याद आ गई, गुस्से में बम तन गई। पर इस बार अर्नव बेहद मीठी आवाज में बोला, डॉक्टर, कुछ पता चला उस लड़की के बारे में? कोई आया उसकी फैमिली से, कोई है उसका? फिलहाल तो किसी ने कोई खोज खबर नहीं ली है। वैसे कब तक वो बोलने लायक होगी? मेरा मतलब बोलने लगेगी, कुछ कह नहीं सकते, 2 से 4 दिन या सप्ताह भी लग सकता है। पर डोंट वरी, खुशी की बात यह है कि अब वो खतरे से बाहर है। अर्नव डॉक्टर के केबिन से बाहर निकलकर एक वेटिंग एरिया में जाकर बैठ गया और उस लड़की के बारे में ही सोचने लगा। और उसके फैमिली से कोई नहीं आया? हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने के बाद वो कहाँ जाएगी? डॉक्टर खन्ना अच्छे से अच्छा इलाज कर रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे, अगर इसके घर से कोई नहीं आया, इस लड़की का कोई नहीं होगा, तो डिस्चार्ज मिलने के बाद मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगा। अब इसे अपनी बेटी बनाकर अपने घर ले जाऊंगा। इधर अर्नव भी हॉस्पिटल में ही रुका हुआ था, वो घर नहीं गया। डॉक्टर समय समय पर जाकर चेकअप करते रहे, बीच बीच में अर्नव भी उसे दिखाने जाता। करीब 1 सप्ताह बाद लड़की को होश आ गया। होश आते ही उसने सबसे पहले यही कहा, मैं कहाँ हूँ, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? फिर दिमाग पर जोर डालकर सारी बातें याद करने लगी और एक पल में उसे सब याद आ गया। नीति के घर से आधी रात को भागना, बस में बैठना, फिर बस का छूटना, जंगल का रास्ता पकड़ना, किसी की गोली की आवाज़ सुनकर खाई में गिरना। याद आते ही वो उठकर बैठने लगी, पर जगह जगह चोट और बैंडेज की वजह से बेहद दर्द था बॉडी में। अभी भी वो चाहकर भी उठ ही नहीं पाई। तब वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, मैं कहाँ हूँ, कौन लाया मुझे यहाँ, कोई है, प्लीज हेल्प मी। आवाज़ सुनकर नर्स और डॉक्टर की टीम के साथ अर्नव भी भाग कर गया। अदिति बेहद कमजोर हो चुकी थी, वो बैठने की हालत में नहीं थी, ना ही अच्छी तरह बोल पा रही थी, फिर भी बोलने की कोशिश कर रही थी। वो फिर जोर से चिल्लाने लगी। तभी एक अन्य डॉक्टर ने कहा, 1 मिनट मैम, आप शांत रहिए, इस तरह चिल्लाइए मत, आपको कुछ हुआ नहीं है, आप बिल्कुल सही सलामत है। और हाँ, अभी आप हॉस्पिटल में, आपको थोड़ी बहुत चोट आ गई थी, इसीलिए आपको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। क्या हॉस्पिटल में? पर कैसे, कौन लाया मुझे यहाँ? तब तक डॉक्टर कुछ बोलता आगे बढ़ता, उससे पहले ही अर्नव आ गया और उसके पास जाकर कंधे पर हाथ रख दिया। घबराओ मत, मैं लेकर आया हूँ तुम्हें, और तुम अब सुरक्षित हो, ठीक हो, कुछ नहीं हुआ। अभी डॉक्टर ने कहा ना, बस हल्की फुल्की चोटें आई थी, वो बस उसी का ट्रीटमेंट चल रहा है, बहुत जल्द तुम ठीक हो जाओगी, तुम्हें अस्पताल से छुट्टी भी मिल जाएगी। अदिति को कंधे पर वो अनजान हाथ बेहद सुकूनदायक और अपनापन सा लगा। फिर भी वो हिचकिचाते हुए बोली, आप कौन हैं? अर्नव ने कुछ जवाब नहीं दिया। आप कौन हैं? डॉक्टर अदिति ने फिर पूछा, पर अर्नव फिर से कुछ जवाब नहीं दिया। जरा सक पकाकर कंधे से हाथ हटाकर थोड़ी दूर खड़ा हुआ और डॉक्टर खन्ना की तरफ देखा, तो डॉक्टर खन्ना ने आगे बढ़कर कहा, बेटा, हम डॉक्टर, आप घबराइए मत, अब आप ठीक है, गिरने की वजह से थोड़ी बहुत चोटें आई थी, लेकिन अब लगभग पूरी तरह ठीक है, कुछ दिन और यहाँ रहेंगी, डॉक्टर के बीच दवाई खाओगी, सही सलामत होगी, तब तक पूरा आराम हो जाएगा, तुम चलने फिरने लगोगी। जी डॉक्टर, पर हमें कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? मेरे आंखों पर पट्टी क्यों बंधी हुई है? क्या हुआ है मुझे? डॉक्टर एक पल के लिए चुप रह गए। वो सोच रहे थे कि कैसे बताऊं जिससे वो ज़्यादा डरे नहीं, घबराए नहीं, आसानी से इस बात को स्वीकार कर ले। लेकिन उससे पहले ही अदिति ने फिर कहा, बताइए डॉक्टर, क्या हुआ है मुझे? क्या मेरी आंखों को भी चोट पहुंची? देखिए, परेशान मत होइए, अगर ऐसा है तो कुछ बता दीजिए, मुझे कोई सदमा नहीं लगेगा, कुछ नहीं होगा, बताइए क्या हुआ है मुझे। उसकी बातों से उसका मनोबल झलक रहा था। ऊंचाई से गिरने की वजह से आपने अपनी आंखें खो दी, आखिर डॉक्टर ने कह ही दिया।
अदिति चौंक उठी। डॉक्टर ने उसे चौंकते हुए देखा तो तुरंत कहा, पर आप टेंशन मत लीजिए, हम आपका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। बहुत जल्द ऑपरेशन कर आपको नई आंखें लग जाएगी। आप फिर से पहले जैसे हो जाएंगी, फिर से दुनिया देख पाएंगी। डॉक्टर की बात सुनकर अदिति अंदर ही अंदर सोच थे, पर खुद को सामान्य दिखाते हुए कहा, इट्स ओके सर, ईश्वर को यही मंजूर था तो कोई बात नहीं। वैसे भी भगवान ने मेरे जीवन में सुख लिखना तो शायद भूल ही गई, उसने मन ही मन कहा। और उस रात भगवान को कई सारी बातें याद आ गई। क्यों भगवान, तुम्हें प्रॉब्लम देने के लिए कहा, चैलेंज कर दिया तो इतना बड़ा प्रॉब्लम दे दिया। माँ बाप तो अपने पास बुला लिया, चाचा चाची अपने नहीं हुए, यहाँ तक दोस्त पर भरोसा करती थी, वो भी अपने नहीं हुए। फिर भी मैं निराश नहीं हुई। पर अब आपने मेरी सबसे कीमती चीज़ें ही ले ली, मेरी आंखें छीन ली। अरे कम से कम ये तो रहने देते, इसके बिना मैं जीवन कैसे जीऊँगी, ज़िंदगी की चुनौतियों का सामना कैसे करूँगी। अगर आंखें ले ली तो जान भी ले लेते, पर ये भी शायद मेरी करने का ही फल है। उस रात जोश में आकर मैंने कुछ ज़्यादा ही चैलेंज कर दिया, सुना दिया तुम्हें। पर वो अपशब्द मैं गुस्से में बोल रही थी, दिल टूट गया था, चारों तरफ से बेसहारा हो चुकी थी, इसीलिए मन में जो आया सब बोल दिया। पर तुमने इतना सीरियसली क्यों लिया? मैंने तो गुस्से में बोल रही थी, तुमने इतना सीरियसली क्यों लिया? ये भी तो हो सकता है भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोचा हो। अब आगे जो होगा शायद अच्छा ही होगा। मन में अगले ही पल ये विचार उत्पन्न हो गए, आज तक कुछ अच्छा नहीं हुआ, अब जब मेरी आंखें भी नहीं है तो फिर आगे अच्छा होने की उम्मीद करना बेईमानी ही होगी। कुछ देर तक जब कुछ नहीं बोली तो डॉक्टर को लगा शायद उसे सदमा लग गया। आप घबराइए मत, हम सब प्रयास कर रहे हैं, बहुत जल्द आपको नई आंखें मिल जाएगी और आप दुनिया दोबारा देख सकती हैं, अपनी लाइफ फिर से शुरू कर सकती है। जी नहीं डॉक्टर, मैं बिल्कुल घबरा नहीं रही हूँ। गुड, अच्छा एक बात बताइए बेटा, उस दिन आप इतनी रात गए उस जंगल में क्यों गई थी, क्यों छुपी हुई थी उधर? और किससे, मतलब आप किसी से बचकर वहाँ छुपी हुई थी? कोई पीछा कर रहा था आपका या कोई और परेशानी थी? डॉक्टर के पूछते ही अदिति के दिमाग में उस रात की सारी बातें याद आ गई। चलचित्र की भांति एक दूसरे सारी याद उभरने लगी। बताइए बेटा, आप कहाँ जा रही थी? आप रास्ता भटक गई थी या किसी से बचकर भाग रही थी? आप घबराइए मत, हम आपके साथ हैं। डॉक्टर खन्ना ने अर्नव की तरफ तिरछी नजरों से देखते हुए कहा। अदिति एक बार फिर सोचने लगी सारी बातें। तब तक बगल में खड़ा अर्नव ने इशारा कर पूछने से मना कर दिया। डॉक्टर रहने दीजिए, शायद नहीं बताना चाहती। एक तो पूरी तरह से स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ है और हो सकता है बताने में भी अभी असहज महसूस कर रही हो, तो प्लीज फिलहाल कुछ मत पूछिए। जब तक ये पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगी फिर आप चाहे जो सवाल कर सकते हैं। अर्नव की आवाज में, उसकी बातों में अदिति के लिए फिक्र झलक रही थी। डॉक्टर ने अर्नव की तरफ घूरकर देखा और आंखों ही आंखों में कह दिया, डॉक्टर मैं हूँ, तुम नहीं। तो तुमसे बेहतर मैं जानता हूँ कितना सवाल करना चाहिए कितना नहीं, तो अपना मुंह बंद रखो। अर्नव डॉक्टर की भाव-भंगिमा जानकर फिलहाल शांत रहा। ठीक है बेटा, अगर आपको अभी नहीं बताना तो कोई बात नहीं, आप आराम कर लीजिए, लेट जाइए। जी नहीं डॉक्टर, मैं अभी ठीक हूँ। जैसा आप लोग को अंदेशा हो रहा है कि शायद मैं घबरा गई अपने बारे में सुनकर, तो नहीं, बिल्कुल नहीं घबराई हूँ। मेरे जीवन में दुखों से बहुत पुराना नाता है। उस रात मैं बस शहर से ही आ रही थी, लेकिन रास्ते में 5 मिनट के लिए उतरी तो मुझे थोड़ा समय लग गया और तब तक बस निकल चुकी। मैंने सोचा बस के पीछे भागकर मैं शहर का रास्ता पकड़ लूंगी, लेकिन न जाने कैसे मैंने जंगल का रास्ता पकड़ लिया। जब तक मुझे एहसास हुआ, पता चला, तब तक मैं काफी आगे निकल चुकी थी। तभी मैंने किसी को बाइक पर आते हुए देखा, वहीं सड़क किनारे झाड़ियों के पीछे छुप गई। पर उन्होंने मुझे देख लिया, शायद दुश्मन समझकर या जो भी, उन्होंने मुझ पर गोली चला दी। तब उससे बचने के लिए मैं भागने लगी, तभी पैर फिसल गया, मैं नीचे खाई में गिर गई। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, मुझे किसने देखा, किसने बचाया, कुछ पता नहीं चला, कुछ याद नहीं। उसकी बात सुनते ही डॉक्टर खन्ना ने एक बार फिर नाराजगी भरी निगाह से अर्नव पर डाली। वहीं अर्नव भी उसकी बातें सुनकर दिल अंदर तक रो पड़ा। डॉक्टर एक बात और, ये तो मैं जानती हूँ कोई नहीं आया होगा मेरी खोज खबर लेने के लिए, पर फिर भी मैं पूछना चाहती हूँ, कोई आया था मेरे बारे में पता करने के लिए? अदिति को लगा कि कोई आए ना आए, कम से कम नीति जरूर आएगी, नहीं तो शायद पता करने की कोशिश करेगी। नहीं बेटा, अब तक तो कोई नहीं आया, पर हो सकता है शायद किसी को पता नहीं हो। वैसे भी आपके बारे में मीडिया में खबर नहीं आई है, पर अगर आपको आपके पास घर वालों का नंबर है तो दीजिए, हम इन्फॉर्म कर देते हैं। डॉक्टर मैं जानती थी कोई नहीं आएगा, क्योंकि कोई है ही नहीं तो कौन आएगा, और मेरे पास किसी का नंबर नहीं है, उसने जानबूझकर कहा, जबकि उसे नीति का मोबाइल नंबर याद था। अच्छा तो आप अकेली रहती है? आप कहाँ रहती है? जगह का नाम बता सकती हैं?
सर मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, वीकनेस ज़्यादा लग रही है, तो ये बातें हम बाद में करें, अभी आराम कर लूँ मैं? हाँ बेटा बिल्कुल, अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप आवाज़ मत दीजिएगा, यहाँ बेल बजा दीजिएगा। वैसे थोड़ी-थोड़ी देर में डॉक्टर और सिस्टर आते ही रहेंगे आपको देखने के लिए। उसके बावजूद भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो ये बेल बजा दीजिएगा। जी डॉक्टर। तब डॉक्टर की टीम के साथ सभी वार्ड से बाहर निकलने लगे। तब उसने फिर कहा, डॉक्टर वैसे मुझे डिस्चार्ज कब तक मिलेगा? हॉस्पिटल से छुट्टी कब तक मिलेगी? डिस्चार्ज तो आपको अगले हफ्ते ही मिल जाएगा, पर आप क्यों लेना चाहती है? जब कोई नहीं है तो फिर आप कहाँ जाएगी? अदिति गहरी सांस लेकर चुप हो गई। फिर कहा, वैसे खर्चे तो बहुत हो गए होंगे, पे किसने किया मेरे ट्रीटमेंट का? है एक दूर बोलते हुए डॉक्टर ने अर्नब की तरफ देखा, फिर कहा, नहीं है एक सज्जन व्यक्ति जिन्होंने पेमेंट किया, पर फिलहाल आप इसके बारे में मत सोचिए, आप आराम कीजिए। फिर डॉक्टर की टीम के साथ अर्नब भी वार्ड से बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही अर्नब ने कहा, डॉक्टर अगर 1 सप्ताह में डिस्चार्ज हो जाएगी तो मैं उसके रहने के लिए व्यवस्था कर देता हूँ, ताकि फिर ये मुसीबत में न पड़ जाए। डॉक्टर मुझे एक ही बात बार बार बोलने की आदत नहीं है, मैं आपको बता चुका हूँ, जो भी हुआ बस भूल में हुआ, जानबूझकर नहीं किया मैंने। मिस्टर खन्ना ने सोचा था कि आपके साथ अपने घर ले जाएंगे, लेकिन वो चुप रह गए, क्योंकि वो भी घर में अकेले रहते हैं, वो देख नहीं सकती और घर में अकेले नौकरों के बीच में छोड़ना ठीक नहीं होगा, तो फिलहाल उसे अपने घर लेकर जाने का इरादा छोड़ दिया जब तक उसकी आंखों का ऑपरेशन नहीं हो जाता। तो उसने कहा, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, पर काम व्यवस्था करेंगे, सिंघानिया प्लेस ले जाएंगे। और एक अनजान लड़की को देखकर क्या मिस्टर सिंघानिया मानेंगे, या फिर आपने उनसे सारी सच्चाई बता दी है? मैं उसे सिंघानिया प्लेस में नहीं लेकर जाऊंगा। तो फिर आप उसे अपने साथ रखेंगे? नहीं, वहाँ भी नहीं, मैं अकेला रहता हूँ, अक्सर बाहर रहता हूँ, फिर मेरे पीछे पता नहीं कैसे रहेगी। तो फिर कहाँ रहेगी ये? हॉस्पिटल के बगल में ही एक फ्लैट ले रहा हूँ, वहाँ रहेंगी। 2 नर्स लगा देता हूँ जो 24 घंटे इसके साथ, हॉस्पिटल भी पास में रहेगा तो रेगुलर चेकअप के लिए भी आसानी से आ जा सकती है। समय निकाल कर मैं भी आता जाता रहूँगा। ठीक है, लेकिन कब तक? जब तक ये पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती और दोबारा दुनिया नहीं देखने लगती तब तक। इधर लखनऊ में कुछ दिनों तक गर्मागर्मी होने के बाद धीरे धीरे माहौल जरा शांत हुआ। तब सब कानपुर चले गए। नीति के कॉलेज का लास्ट ईयर का रिजल्ट अभी नहीं निकला था, तो उसने फिर से हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया। उसने अपने तरीके से बेहद कोशिश की अदिति को पता लगाने की, पर कुछ पता नहीं चला। इधर नीव भी बेहद नाराज था, चाहकर भी दिमाग से ये सब निकाल नहीं पा रहा था। वो अपनी बेइज्जती महसूस कर रहा था, इसी वजह से उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। तब अपना कंसंट्रेशन बनाए रखने के लिए, ये सब भूलने के लिए उसने कानपुर छोड़ दिया। जाते-जाते एक बार नीति के मन में आया कि भाई को कहूँ कि अदिति के बारे में पता करे, लेकिन उसकी नाराज़गी देखकर बोलने की हिम्मत नहीं हुई। वहीं निर्मला जी और रमेश बाबू दोनों पति-पत्नी खुश थे, पर ऊपर से उदास होने का, बेटे को दुखी होने का दिखावा कर रहे थे और उस लड़की को खूब भला-बुरा कह रहे थे। धीरे-धीरे 15 दिन बीत गए। आज अदिति को अस्पताल छुट्टी मिलने वाली थी। इधर अर्नव ने भी अस्पताल के बगल में ही उसके लिए एक फ्लैट ले लिया, जहां 2 नर्स को रखा गया जो उसके लिए 24 घंटों अवेलेबल रहती। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद अदिति 2 नर्स के साथ उसे फ्लैट में रहने आई। अदिति अब काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी थी, लेकिन वीकनेस बहुत ज़्यादा थी, तो अर्नव ने पर्सनली दोनों नर्स को उसका बेहद अच्छे से ध्यान रखने के लिए कहा और वो दोनों रखने भी लगी। उसकी छोटी-छोटी ज़रूरत का भी बेहद ख्याल रखती। पर अदिति मन ही मन सोच रही थी, आखिर कौन उसकी इतनी मदद कर रहा हो, क्यों? क्या उसे मुझसे कुछ चाहिए या फिर कोई और बात है? वरना आज के समय में तो बेवजह कोई किसी की मदद नहीं करता। फिर ये क्यों कर रहा है मेरे लिए इतना? पर कैसे पूछूं किससे? उसने 1-2 बार नर्स से पूछने की कोशिश की, पर उसने कुछ नहीं बताया। वो तो अच्छे से रह रही थी, पर मन ही मन सोच रही थी, आखिर कब तक इस तरह रहेगी, दूसरों पर निर्भर। वो भी तो नर्स का काम जानती है। अगर आँख रहती तो किसी अस्पताल में काम कर वो अपना जीवन अपनी बदौलत जी सकती थी। भगवान ने क्यों किया? भगवान जी क्यों किया आपने ऐसा? अगर हाथ पैर फ्रैक्चर होता तो फिर ठीक हो जाते, पर आपने तो आंखें ही ले ली। अब मैं कहाँ जाऊंगी, किसके भरोसे अपना जीवन काटूंगी? अब तो मुझे कोई काम भी नहीं मिलेगा, मैं और कब तक दूसरों का एहसान लेती रहूंगी? मैं कहाँ और कौन सा काम ढूंढूं? अगर सड़क के किनारे या मंदिर के पास एक कटोरी लेकर भी बैठ गई तो न जाने लोगों की नज़र किस पर जाएगी, मेरी कटोरी पर या फिर? चलिए छोड़िए भगवान जी, मुझसे नाराज होना। आपने मुसीबत दी है, मुझे मंजूर है, पर अब दिल से प्रार्थना करती हूँ कोई राह दिखाइए। मैं इस तरह दूसरों का एहसान नहीं ले सकती।
कुछ दिन इसी तरह बीत रहे थे। डॉक्टर खन्ना को उस लड़की में अपनी बेटी नज़र आती थी। वो अक्सर सुबह-शाम 24 घंटे में एक बार उसे अवश्य देखने आते, पास बैठते, हालचाल पूछते और इधर-उधर की बातें करते। अर्णव भी अपना सब काम करते हुए एक न एक बार उसे ज़रूर देखने आता। उसके पास तो नहीं बैठता और ना ही उससे कोई बातचीत करता, लेकिन नर्स से अवश्य उसकी खोज-खबर लेता रहता। अगर कभी नहीं आ पाता तो वो ज़रूर नर्स को फ़ोन कर उसका हालचाल, उसकी ज़रूरत के बारे में पता कर लेता और दोनों ही डोनर की तलाश में थे। एक बार अर्नब काम से बाहर गए थे। करीब 1 सप्ताह तक वो नहीं आ पाया, परंतु जब वो दिल्ली लौटा तो घर जाने से पहले अदिति के फ्लैट पर गया और नर्स को आवाज़ लगाई, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला, वो कमरे में भी कोई नहीं दिखा, तो वो धीरे-धीरे अंदर आ गया। अंदर ना तो नर्स दिखी, ना ही अदिति। अरे! कहाँ गई ये? कहीं मेरे पीछे कोई आया तो नहीं था और उसे अपने साथ लेकर तो नहीं चला गया? मन में सोचते हुए बहुत ही ज़्यादा चौंक गया। उसका गला सूखने लगा, एक अनजान डर से कलेजा धक-धक होने लगा। अरे! मैं क्यों इतना सोच रहा हूँ, घबरा रहा हूँ? मेरा तो जो कर्तव्य है वो पूरा हो गया, फिर मेरी क्यों ऐसी हालत हो रही है? चली गई होगी कहीं, लेकिन बाहर कहाँ जाएगी? कहीं वो फिर किसी मुसीबत में पड़ गई तो किसी ने उसके साथ नहीं। वो तुरंत नर्स को फ़ोन लगाने लगा। तभी अदिति को बाथरूम से निकलते हुए देखा तो उसकी जान में जान आई। वो कुत्ते का जिप लगाने की कोशिश कर रही थी, पर नहीं लग रहा था। तभी उसने आवाज़ लगाई, "एनी, एनी कहाँ हो तुम? मेरी ड्रेस का जिप बंद कर दो।" वो ज़रा छत पर चली गई थी तो आवाज़ नहीं सुनी। वो फिर आवाज़ लगाई, वो फिर नहीं सुनी। एक बार वो हाथ पीछे बंद कर जिप बंद करने की कोशिश कर रही थी, पर हो नहीं रहा था। तब तक अर्णव भी परेशान हो गया। वो चाहकर भी उसकी मदद कर दे, वो आगे भी कदम बढ़ा लिया, लेकिन फिर पीछे हट गया। कहीं उसकी चुहन से उसे पता चल जाए, डर जाए या घबरा जाए, सोचकर कमरे से बाहर निकला और इधर-उधर देखने लगा, साथ में फ़ोन भी करने लगा। तभी अदिति ने फिर से आवाज़ लगाई, "एनी कहाँ हो तुम? बोल क्यों नहीं रही? अभी मुझे तुम्हारे पैर की आवाज़ पता चली। तुम यहीं हो ना? तो चलो हेल्प करो मेरी।" जब एनी नहीं दिखी तो वो दबे पाँव आया, होले से कुत्ते को एक हाथ से पकड़ा और दूसरे हाथ से बेहद आराम से जिप लगा दिया, लेकिन फिर भी उसकी अंगुली उसकी पीठ को छू गई हल्की सी, जिससे अदिति चिढ़ उठी और मन में एक अलग ही एहसास हुआ। वही हाल कुछ अर्णव का भी हो गया। चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक आई। वह तुरंत पीछे हटा। तभी अदिति बोल पड़ी, "अरे तुम कौन हो? कौन हो? बोलो। आज कोई अलग है, कोई और है?" जुबान कुछ अलग थी। "एनी तुम नहीं हो ना? फिर कौन है?" अर्णव शक-पकाकर बाहर खड़ा हो गया। तभी एनी कमरे के अंदर आई। अर्णव ने बेहद गुस्से से उसे आंखें दिखाई तो एनी ने तुरंत अपने कान पकड़ लिए और झट से उसके पास जाकर कहा, "आप क्यों आवाज़ लगाई? क्यों इतना प्रेम? मैं यहीं हूँ, मेरे अलावा कोई और नहीं है और मैंने ही आपके ड्रेस का जिप बंद किया है, तो तुम बोल क्यों नहीं रही थी? मैं कब से आवाज़ लगा रही थी। मुँह में क्या भरा हुआ है?" अरे मैम, आप इतना क्यों परेशान हो? आप तो जानती हैं मैं ज़रा सुपारी चबाती हूँ, वहीं थूकने चली गई थी, इसीलिए नहीं बोल पा रहे थे। जब तक मैं आकर जवाब दूँ तब तक आपने कई बार आवाज़ लगा दी। हाँ ठीक है, पर आज अंगुली की छुअन नहीं लग रही थी, कुछ अलग ही थी। तुम्हारी छुअन को मैं जानती हूँ, पर ये अलग से अनजान सी थी। सच बोलो एनी, मैं नहीं देख सकती तो इसका गलत फ़ायदा मत उठाओ तुम, वरना मैं डॉक्टर खन्ना से शिकायत कर दूँगी तुम्हारी। वहीं पीछे खड़ा अर्णव सारी बातें सुनकर अपना सिर पकड़ लिया। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित की जाएगी। धन्यवाद।